बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज़ ने अपने ख़िलाफ़ एक दफ़ा फिर से गोल किया है, इस बात को एक्सेप्ट करके कि ये ऑडियो वॉइसेस जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि समा न्यूज़ ARY 92 और 24 की जो एड्स हैं उनको रोक दिया जाए, इनके साथ हमारा जो पैक्ट था वो वर्क नहीं कर रहा। उसके बाद बहुत सारी वजाहतें सामने आना शुरू हुई। इस पे जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं मरीम के तर्जुमान, उन्होंने एक नई कहानी सुनाई कि जी 2009 की है। फिर मरीम जो औरंगज़ेब हैं वो भी PMLN की एक बड़ी अहम लीडर हैं और ख़ास तौर पे ये जो मीडिया सेल का तस्करा हो रहा है इसमें मरीम के साथ काम करती रही हैं, तो उन्होंने भी कहा कि 2009 की ऑडियो है। फिर उसके बाद परवेज़ रशीद जो कि मरीम के गॉड फादर या गुरु कह सकते हैं आप, उन्होंने मंसूर अली ख़ान के साथ 2 इंटरव्यूज़ दिए और उसमें सरासर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ को मुस्तरद करता हूँ कि मरीम किसी भी तरह का कोई सोशल मीडिया सेल था, वो उसको चला रही थी, वो तो मैं चला रहा था। फिर 1-2 और लोग सामने आए, उन्होंने नई कहानी सुनाई। मैंने इस हवाले से 2 ख़बरें रिसर्च करके ढूँढी हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो शायद इससे पहले आप लोगों ने नहीं कहीं पढ़ी होंगी या सुनी होंगी। लेकिन इससे पहले थोड़ा-सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ कि मरीम नवाज़ की ये जो कहानी है कि अब उन्होंने जिस तरह एक्सेप्ट किया कि हाँ जी, ये मेरी ही आवाज़ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये टोटे जोड़े गए हैं या इस तरह बाकी नून लीगियों ने कहा कि मरीम ने बड़ा ज़र्फ़ दिखाया है ये कबूल करके कि ये उन्हीं की आवाज़ है। लेकिन इससे पहले मरीम ख़ुद इनकार कर चुकी हैं कि कौन-सा सोशल मीडिया सेल, मेरा तो कोई सोशल मीडिया सेल नहीं है, ये तो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। मैं आपको एक दफ़ा वो क्लिप सुना देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मरीम साहिबा ने उसके अंदर किस तरह से झूठ बोला था, जैसे वो लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी वाली बात थी। तो आप एक दफ़ा ये सुन लें ताकि आपको इस आपको पे मीडिया सेल गिरफ्तार कर लिया है साइबर क्राइम के तहत, क्या कहती हैं? कहा जाता है कि आपको मीडिया सेल था। मेरा मीडिया सेल था। जी। मेरा मीडिया सेल तो है ही नहीं। वो जब से मैं वजीर आजम जब मियाँ नवाज शरीफ थे, मैं उनके लिए मीडिया हैंडल करती थी। उसके बाद मेरा कोई मीडिया सेल नहीं है और ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और ऑन पर्पस चलाया जा रहा है। कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है, वो मैं सब जानती हूँ। उस पर मैं कोई कोई बात करना नहीं चाहती। अच्छा मैडम, अच्छा, अब आप देख लें कि हमेशा की तरह झूठ बोला और एंड पे कंट्रोवर्सी उसमें डालने की कोशिश की कि मुझे पता है कि मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कौन चला रहा है, लेकिन मैं इस पे बात नहीं करूँगी। और हमेशा ये झूठ जब भी बोलते हैं ना तो उसके बाद ऐसी ही कहानी सुनाते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि मरीम ने इस पे झूठ बोला था कि मेरा कोई जो है सेल नहीं है ऐसा। और ये बात है अक्टूबर 2017 की, जब इन पे केसेस चल रहे थे। साइबर क्राइम एक्ट्स के तहत FIA ने कुछ लोग गिरफ्तार किए थे जिनका कहा गया था कि जी मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है और ये इदारों को टारगेट करते थे। असल इशू सिर्फ ये है कि ये मीडिया सेल को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करती थी क्योंकि उस वक़्त पनामा केस चल रहा था और जजेस को टारगेट किया गया, उनके खिलाफ ट्रेंड्स चले। ख़ास तौर पे उस वक़्त के जो चीफ़ जस्टिस थे साकिब निसार, उनको टारगेट किया गया, फिर एहतसाब अदालतों को, फिर JIT को। इस वजह से ये एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन अब एडमिट कर लिया है क्योंकि इस वक़्त बड़ी इनकलाबी मुहिम चल रही है और उसमें एक्सेप्ट मजबूरी थी, एक्सेप्ट ना करते तो कैसे ना करते। उसमें बातें कुछ ऐसी थी। खैर, नए झूठ बोले। किसी ने कहा कि जी ये 2014 के धरने की बात है इसलिए ऐड से रोक रही थी, पार्टी फंड्स थे और इस तरह की चीज़ें। लेकिन सारे हक़ाइक़ जो सामने आए हैं उसमें मज़ीद इनके झूठ बेनकाब हुए हैं। उन 2 ख़बरों की तरफ जाने से पहले मैं चंद एक चीज़ें जो हैं वो मज़ीद आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा, हामिद मीर साहब जो कि आजकल बहुत बड़े सपोर्टर हैं नवाज़ शरीफ के, पहले नहीं थे, बहुत बड़े सपोर्टर हैं। मैं आपको उनका एक क्लिप सुना देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मरीम के जो लोग गिरफ़्तार हो रहे थे सोशल मीडिया सेल के, क्यों मरीम ने उससे इनकार किया था और उस पे हामिद मीर उस वक़्त क्या कह रहे थे। वो अलग बात कि आज हामिद मीर क्या कहते हैं। ये ज़रा सुनिएगा हामिद वो मीर चला साहब। रही थी, उसके पाकिस्तान के अंदर भी लोग थे, पाकिस्तान से बाहर भी लोग थे। तो उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो अभी तक एक्टिव हैं। और जिन इदारों के बारे में आजकल नवाज शरीफ खामोश हैं, तो जो मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो सोशल मीडिया सेल है, उसके जो बहुत से उन्होंने जो फेक ट्विटर अकाउंट्स बनाए हुए हैं और वो जो सिर्फ और सिर्फ PMLN के लिए काम करते हैं, उन फेक ट्विटर अकाउंट से पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा होता है। जो सियासी मुखालफिन है, PTI वालों के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा होता है। और भी जिससे मुस्लिम लीग नून की क़यादत को इख्तिलाफ है, उन सब के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है और उसी अंदाज में होता है जो। अच्छा, ये 2 चीज़ें हो गई। अब तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मरियम की ये जो कहानी है इसमें क्यों डिनायल हो रहा था। मैंने भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब कुछ और फैक्ट्स हैं। एक और क्लिप है, वो आपने शायद देख रखा होगा, ट्विटर पे चल रहा था। वजाहत सईद खान एक दुनिया न्यूज़ के एंकर होते थे, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस गए, वहाँ पे जो उनकी मशहूर ज़माना मुस्लिम लीग नून ने उनको टारगेट किया था, वो जो एक बाथ टब था,
कुछ सोने का या कुछ इस तरह से, तो उसमें लेट के उन्होंने दिखाया था कि जी यहाँ पे ऐसे नहाते थे, सोने का बना या इस तरह से, तो उस वजह से उनको ट्रोल किया जाता था। लेकिन उन्होंने उसी मीडिया सेल का दौरा भी करवाया था अपने उस प्रोग्राम में कि यहाँ मेरी मुलाकात हुई थी, परवेज़ रशीद साहब थे, दानियाल अजीज़ थे, तलाल थे, वगैरह वगैरह और सारी चीज़ें, यानी एक सबूत वो भी था। अब बात कर लेते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की कि किस तरह से इन्होंने पैसा सरकारी लुटाया और किस तरह अपना, मतलब आप कह लें कि ज़ाती मकासद की खातिर आवाम के टैक्स के पैसे से मीडिया को नवाजा और बाद में झूठ भी बोले। अच्छा, इसमें मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है सेनेटर सहर कामरान पीपल्स पार्टी की, 2/1/2016 को उन्होंने नोटिस दिया था सेनेट के अंदर, सेनेटर थी, और उन्होंने कहा था कि जी हमें जो है मालूमात फ़राहम की जाएँ कि ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट है वो कितना पैसा मीडिया को दे रहा है। तो उस पर मिस मरियम औरंगज़ेब जो थी उन्होंने जवाब दिया। ये कुछ स्टैट्स हैं मेरे सामने, ये 2016 तक के स्टैट्स हैं सिर्फ, उसके बाद 2018 तक जो है वो इनकी हुकूमत रही और उसके बाद भी पैसे बांटे जाते रहे। 2013 से 14 की अमाउंट लिखी हुई है इसमें जो प्रिंट मीडिया को दिए गए, 1.4 अरब से ज़ायद। 2014 से 15 2.2 अरब से ज़ायद। 2015 से 16 2.8 अरब से ज़ायद। और एक साथ 16 से लेके 31/12/16 तक, यानी 2016 की 31 दिसंबर तक इन्होंने 1.6 अरब से ज़ायद जो है वो इन्होंने एड्स प्रिंट मीडिया को दिए सरकारी ख़जाने से। ये टोटल बनता है 8,13,73,70,277 रुपये। ये 2016 तक एंड की बात है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर हम बात करें 2013 से 14 में इन्होंने उनको 40 करोड़ से ज़ायद यानी 405 मिलियन के ऐड दिए। उसके बाद 2014 से 15 में 931 मिलियन यानी 93 करोड़ से ज़ायद। 2015 से 16 के अंदर इन्होंने 2.290 मिलियंस यानी 2 अरब 290 मिलियन से ज़ायद के इन्होंने ऐड दिए। उसके बाद एक साथ 16 से लेके टिल डेट यानी 31 को इन्होंने वो जवाब दिया था, 31/12/16 तक की बात की थी, तो 3.627 बिलियन रुपीज़ के इन्होंने ऐड जारी किए। नीचे सम टोटल लिखा हुआ है जो प्रिंट का और इलेक्ट्रॉनिक का, वो बनते हैं 11 अरब 76 करोड़ 49,98,199। तो ये बात है 2016 की। और उसके बाद एक चीज़ और है इसके अंदर कि एड्स की एक और फहरिस्त जो जारी की गई, इन्होंने जो टीवी चैनल किस किस को कितने दिए, तो ये भी उस वक्त उन्होंने वहाँ पे पेश की थी सेनेट के अंदर। तो ये भी है 25/7/2016 तक की, मतलब ये जुलाई तक की है 2016, 31 दिसंबर तक नहीं जिस तरह वो पहले वाले में था। इसके मुताबिक इन्होंने इसके अंदर दिखाया है कि ARY को सिर्फ इन्होंने 26 मिलियन के ऐड जारी किए। 92 जो था वो वैसे 2015 के अंदर लॉन्च हुआ था, तो 2015 में उसको सिर्फ इन्होंने 16 मिलियन के दिए, फिर उसके बाद 106 मिलियन के दिए। और बाकी लंबी चौड़ी फहरिस्त है इसके अंदर। जियो जो है वो उसमें नहीं है क्योंकि ये एक सफ़ा है, तो इसका सम टोटल जो है वो अलग है। खैर, इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट सामने आया है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। एक और भी डॉक्यूमेंट है, यानी इतनी चीज़ें हैं कि मैं आपके सामने रखूँ तो ये वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वीडियो इतनी लंबी हो, आप लोगों को देखने में भी मसला होता है। तो उस शॉर्ट डॉक्यूमेंट पे चलते हैं जिस डॉक्यूमेंट के हुकूमत ने जारी किया, और हुकूमत जो है वो अब तहकीकात भी कर रही है उसके हवाले से कि कितना पैसा इन्होंने तकरीबन जारी किया। इसमें 18 अरब रुपए बनते हैं कि इन्होंने जो जारी किए हैं। हालांकि उसके अंदर ARY टॉप 3 चैनल्स में रहा है 2014 से लेकर 2018 तक, टॉप 3 में, कभी दूसरे नंबर, कभी तीसरे नंबर, और समा कभी तीसरे पे, कभी चौथे पे। तो एड्स जो होते हैं वो हमेशा इस हिसाब से जारी किए जाते हैं। अच्छा, मैंने जो 2 खबरें देनी थी मैं उस पर आ जाता हूँ आपको उस पर, कि जो मैंने रिसर्च की है इसके मुताबिक फरवरी 2015 की एक ख़बर मेरे सामने आई। पाकिस्तान टुडे अखबार है, इंग्लिश, उसकी ख़बर है। उसमें मरीम नवाज़ की जो टीम थी, सोशल मीडिया की टीम, उसके हवाले से ये ख़बर है जिसको ये लोग डिनाई करते हैं। और ये टीम कब बनी थी, इसके ऊपर खावर घुमन साहब ने 2014 के एंड था उस वक़्त ख़बर भी दी थी डॉन के अंदर कि मरीम का जो सोशल मीडिया सेल बना है उसके लिए कितना पैसा जारी किया गया, जिस पैसे ने इकबाल कर रहे थे 2 करोड़ क्या अमाउंट होती है, 4 करोड़ क्या अमाउंट होती है, तो उस वक्त ये ख़बर आ गई थी। उसके अलावा ये जो इन्होंने ख़बर दी थी डेली पाकिस्तान टुडे वालों ने, मियाँ अबरार साहब रिपोर्टर थे पाकिस्तान टुडे के, उन्होंने ज़राए से ये ख़बर दी थी कि एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं और उनका नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ, मोहम्मद मालिक साहब, उस वक्त MD थे PTV के, वो भी मरीम को असिस्ट करते थे सोशल मीडिया सेल के लिए। उसके अलावा एक बहुत बड़े मुस्लिम लीग नून के सहाफ़ी हैं नजम सेठी, उनकी नीस, अब भतीजी या भांजी, वो इंग्लिश में है ज़ाहिर है तो उसका मतलब भतीजी भांजी दोनों होता है, लैला ख़ान, वो भी इनकी मदद करती थी। उसके अलावा मरियम औरंगज़ेब, दानियाल, तलाल,
मुसद्दिक मलिक जो कि प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ के उस वक़्त के तर्जुमान थे, परवेज़ रशीद जो थे, उसके बाद एहसन इकबाल भी इनकी मदद करते थे और वहाँ पे बैठ के चीज़ें तय होती थी कि किसको ऐड देना है, किसको नहीं देना, किस मीडिया हाउस को क्या कहना है। जैसे वो वीडियो ऑडियो में आपने सुना कि मैं दुनिया न्यूज़ वाले मैंने मियां अमर को कहा तो उन्होंने कहा मैं देखिए क्या करता हूँ, फिर मीर शकील को कहा, तो वहाँ बैठ के ये सेल चलाती थी। सेल इन चलाने की नौबत क्यों आई? हालांकि पहले भी ये सेल जो था वो देख रही थी, लेकिन पहले इनको 100 अरब रुपए का वो जो पीएम लोन जो स्कीम आई थी, जो यूथ प्रोग्राम था, उसको मरीम नवाज़ को इंचार्ज बनाया गया। लेकिन जब लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इनको वहाँ से हटाया गया तो उसके बाद लैला खान एक MNA थी रिज़र्व सीट पे लाहौर से, उनको उसका इंचार्ज बना दिया गया। मतलब आप देखें कि मुस्लिम लीग नून में बहुत सारे और लोग थे जिनका बड़ा लंबा चौड़ा बैकग्राउंड था सियासी तौर पे, उनको नहीं बनाया, लैला खान को बनाया। अब जो लैला खान इस खबर के अंदर आ रहा है कि नजम सेठी की नीस जो थी वो मरीम को असिस्ट करती थी, मैंने उसके हवाले से जब रिसर्च की कि पता चले ये लैला खान आखिर है कौन, ये कहाँ से आई हैं, तो मुझे जो उसके मालूमात सामने आई हैं मैं कंफर्म नहीं कर रहा, मैंने अपने सोर्सेज से भी पता करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम कभी मिले नहीं थे उस लैला खान को जो मरीम को असिस्ट करती थी, लेकिन गालिब गुमान है कि वो यही हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ भी ये मरीम के साथ थी और इससे पहले जब यूथ प्रोग्राम में मरीम इंचार्ज थी तो ये उनके साथ होती थी, बाद में इनको इंचार्ज बनाया गया। तो ये मालूमात सामने आई कि लैला खान जो हैं वो फ़ॉरेन ग्रेजुएट हैं, मैस कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया हुआ था, और उसके अलावा इनकी जो वुमेन विंग है ख़वातीन का मुस्लिम लीग नून का, उसकी सेंट्रल इंचार्ज थी, ऑर्गेनाइज़र थी, और उसके मरीम के बहुत क्लोज़ थी। तो मरीम ने अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे हायरिंग की, इनको अपने साथ रखा, बाद में इनको यूथ प्रोग्राम का इंचार्ज बना दिया गया। वो जो 100 बिलियन का प्रोजेक्ट था उसके ऊपर लगी नहीं। फिर शायद खकान अब्बासी जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो आखिरी साल के अंदर उन्होंने इनको वज़ीर ममलकत बना दिया था एजुकेशन का भी, यानी ये दो चीज़ें बाद में चलाती रही हैं। और मोहम्मद मालिक साहब उनको किस तरह से करते रहे। फिर एक और बड़ी चीज़ इसमें ये सामने आई, इस खबर के अंदर लिखा हुआ है, और कि फ़वाद हसन फ़वाद जो कि उस वक़्त एडिशनल जो थे उस वक़्त सेक्रेटरी होते थे, बाद में उनको पर्सनल सेक्रेटरी बनाया गया नवाज़ शरीफ का, वो भी मीडिया पे आके इनके नैरेटिव्स जो थे उनको डिफेंड किया करते थे। और उसके अलावा जो MOU साइन हुए थे उस वक़्त चाइना के साथ, तो उनको डिफेंड करने के लिए भी वो सामने आना शुरू हो गए, जिस पर मियाँ इब्रार साहब ने उनसे रब्ता किया, यानी पाकिस्तान टुडे ने उनसे रब्ता किया, तो मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ गलत है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है, चले मैं चेक करता हूँ, अगर ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई तो आइंदा ऐसा नहीं होगा। खैर ये दो सबूत सामने आ गए। फरवरी 2015 की ये खबर निकली। एक और ख़बर जो 2018 में सामने आई वो 92 न्यूज़ में राणा अजीम साहब हैं PFUJ के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने ब्रेक की थी कि फ़वाद हसन फ़वाद को जब गिरफ़्तार किया गया तो उन्होंने इंकशाफ किया है कि किस तरह मरीम जो थी वो सरकारी पैसे से अपने लोग भर्ती करती थी। वो हुकूमत के उस वक्त जो इदारे थे हुकूमत के, JIT थी या जजेस थे या जो आर्मी थी, उनके ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाते थे, जिस वजह से अब 3 से 4 मज़ीद जो है वज़रा इनके गिरफ़्तार हो सकते हैं। लेकिन खैर उस पर कोई कार्रवाई ना हुई। क्यों ना हुई वो एक लंबी चौड़ी कहानी है। और फ़वाद हसन फ़वाद बाहर क्यों हैं, आहत चीमा क्यों बाहर हैं, ये मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल मकसद सिर्फ ये था आपको बताना कि मरीम के झूठ बेनकाब हुए। इनके लोगों ने मज़ीद झूठ बोले कि 2009 की ऑडियो है, जिस वक्त के व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस मैसेज का ऑप्शन ही नहीं था, और ये वॉइस मैसेज है, ये कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, इसकी क्वालिटी बता रही है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जी धरने के दौरान की बात है, तो बात यह है कि अगर धरने के दौरान की भी बात हो तो बात तो है। और वो मुस्लिम लीग नून जो कि मरीम नवाज़ को बग़ैर किसी सरकारी ओहदे के उनको 100 अरब रुपये का प्रोग्राम जो था नवाज़ शरीफ ने उसका इंचार्ज बना दिया, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजें करती थी। और जो मेरे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि परवेज़ रशीद समेत जितने भी वज़रा थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री पूरी, और इस खबर में भी ये लिखा है कि वो मरीम नवाज़ को रिपोर्ट करते थे। वो कहते थे हमारी कोई सुनता ही नहीं है, जो मरीम तय कर देती हैं हमें वही करना पड़ता है, जो वो बताती हैं नैरेटिव लेके चलना है वही लेके चलना पड़ता है, क्योंकि जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं वो सब मरीम अपने हाथ में ले चुकी हैं और उनके सामने कोई बोल ही नहीं सकता, चाहे वो परवेज़ रशीद हों, चाहे वो मरीम औरंगज़ेब हों या कोई भी हो, क्योंकि वो तो सारे कोई इलेक्टेड था, कोई सेनेटर था या कोई रिज़र्व सीट पे आया था। तो मरीम तो किसी रिज़र्व सीट के ऊपर भी नहीं आई थी, वज़ीर-ए-आज़म की बेटी थी। सिर्फ इस वजह से पूरा वज़ीर-ए-आज़म हाउस और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस जो है उनके अहकामात पर अमल करता था। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।